स्टार्ट। साथियों, दोस्तों, कॉमरेडों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कॉमरेड विजयकांत ठाकुर, जो राज्य सचिव हमारे थे और पूर्व राज्य सचिव, उनका निधन पिछले साल हो गया। उनके निधन 12 तारीख से लेकर के, और हमारी पार्टी के एक बड़े नेता थे, पार्टी के राज्य सचिव मंडल के पूर्व सदस्य थे, बिहार में किसान आंदोलन के बड़े नेता थे, बिहार राज्य किसान सभा के भी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, कॉमरेड कृष्णकांत सिंह। उनका निधन भी पिछले 28 अगस्त को हो गया था। पार्टी की बिहार राज्य कमेटी सेंटर में जो साथी रहते हैं, उन्होंने फैसला किया कि दोनों साथी की याद में, अपने नेताओं को याद करने के लिए हम लोग फेसबुक जो पार्टी का पेज है उस पर लाइव करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट पर। अब तक कई सब्जेक्ट पर लाइव हुआ है और हम समझते हैं कि उद्घाटन राज्य सचिव कॉमरेड अवधेश कुमार ने किया और फिर कॉमरेड अरुण मिश्रा उन्होंने, और उसके बाद कई हमारे सेक्रेटेरिएट मेंबर डिफरेंट सवालों पर अपनी बात को रखा है। आज इस पेज पर लाइव होने के लिए पार्टी ने मुझे निर्देशित किया और मेरे लिए आज का जो सब्जेक्ट रखा वो रखा बिहार में रोजगार, शिक्षा की दावे और हकीकत का सच। साथियों, मैं सबसे पहले अपने प्रिय नेता कॉमरेड विजयकांत ठाकुर और अपने प्रिय नेता कॉमरेड कृष्णकांत सिंह को इस लाइव के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह थी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी को बिहार में पार्टी निर्माण और किसान आंदोलन में दोनों साथी हमारे, उन्होंने झोंका था, अपनी ज़िंदगी को होम किया था और उससे बिहार के हर कोने में पार्टी को फैलाने में मदद मिली थी। इसलिए मैं फिर दोबारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। साथियों, आज बिहार में कोरोना काल में ये मेरा कार्यक्रम चल रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना जो है उसने पूरी दुनिया की मानवता को तहस नहस करके रख दिया है और इस दौर में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो गरीबों का हुआ है और दूसरा जो छात्र हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ है और तीसरा जो रोज़गार, छोटे छोटे रोज़गार कर रहे थे उनके ऊपर इसका असर पड़ा है। बिहार के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, देश के अंदर भी इसके लिए जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाया नहीं गया और नतीजा हुआ कि कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी है, जिसकी शुरुआत जनवरी महीने में हुआ था अपने देश के अंदर और पूरे दुनिया में ये फैला और सबसे ज़्यादा अमेरिका में था और उसके बाद दूसरे देश में, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में ठोस कार्यनीति नहीं होने के कारण, कोरोना के खिलाफ जंग के लिए ठोस योजना नहीं होने के कारण और सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में ये काफ़ी बढ़ गया और यहाँ तक कि अब पहला स्थान पहुँचने को हमारा देश कोरोना की महामारी में है। इस बीच, इस दौरान मेरा आपसे सभी साथियों से आग्रह है कि WHO ने जो सुझाव दिए हैं कि फिजिकल डिस्टेंस निश्चित तौर पर आप बनाए रखिए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र से हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा आपसे गुजारिश है कि आप इसका पालन कीजिए और इसको पालन करके ही हम अपनी ज़िंदगी को, मानवता को बचा सकते हैं। आज बिहार के अंदर जो शिक्षा की चर्चा पर आने से पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। शिक्षा नीति या रोजगार ये निर्भर करता है देश की आर्थिक नीतियों पर। देश की आर्थिक नीति या राज्य की जो आर्थिक नीतियाँ होगी वो निर्देशित करती है देश की तमाम नीतियों को।
और इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार देश से अलग नहीं है, बल्कि देश के अंदर विभिन्न राज्यों में जो शिक्षा की स्थिति है उसमें काफ़ी नीचे स्तर पर बिहार की शिक्षा स्थिति है। आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो राज्य सरकार का जो वर्ग चरित्र है या उसके जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो समझ है, उस आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में भी वो काम कर रही है और रोजगार के क्षेत्र में भी वो काम कर रही है। बिहार सरकार के बारे में आप जानते हैं, बिहार में नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड के हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार जो उनकी सरकार बनी थी तो वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल करके वो चुनाव लड़ करके सरकार बनाए थे, लेकिन उनके आपसी मतभेद के कारण और कुर्सी के लिए जिस भाजपा को छोड़ करके वो राजद के साथ मिल करके बिहार की जनता से कहा था कि हम भाजपा के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया और आज उनके साथ मिल करके उसकी सरकार चल रही है। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशील कुमार मोदी हैं। मेरे हिसाब से बिहार के अंदर इस द्वारा जो समझौता करके नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, तो इसमें नीतीश जी ठीक वही काम करते हैं जो भाजपा यानी आरएसएस नीति की जो भाजपा की हुकूमत दिल्ली में काम करती है, उसी के इर्द गिर्द या उन्हीं एजेंडों को बिहार के अंदर जो है नीतीश जी और सुशील कुमार मोदी मिल करके लागू करना चाहते हैं और उसका असर शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है। हम बाद में आएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं कि आज आपको पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर जो स्कूल की शिक्षा है उसकी क्या हालत है। स्कूल की शिक्षा के बारे में हम आपको कहना चाहते हैं कि स्कूल में आज अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार ये दावे कर रही है कि जितने बच्चे हैं 100% नामांकन हम करा रहे हैं, ये दावे उनका सही नहीं है, बल्कि सरकार का खुद का आंकड़ा है 2019-20 में सरकार ने कहा कि 1.5 लाख बच्चे नामांकन नहीं कर पाए, तो उनके दावे जो है, उनके हकीकत जो है, उसका पोल उन्हीं का जो 1920 का जो आंकड़ा है वो खोलता है। बिहार के अंदर कुल जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय जो अपग्रेड न्यू किया गया, वो सब लेकर के 80,166 स्कूल हैं। उसमें 43,405 प्राथमिक विद्यालय है और अपग्रेड किया हुआ जो है वो तकरीबन जो है 32,915 विद्यालय हैं। ऐसे पहले से जो हाई स्कूल थे उसकी संख्या 2281 पूरे बिहार के अंदर था। हम आपको यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि सरकार शिक्षा के बारे में कह रही है कि हम शिक्षा मेरा मूल जिम्मेदारी है और शिक्षा हर 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे। ये उनका डपोर संख्य बयान है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के लिए जो बजट सरकार रखती है, एक तो बजट कम रखती है, 3% बजट जो है केंद्र सरकार जो है वो अभी रखती है। कोठारी आयोग ने अनुशंसा किया था 6% बजट कम से कम रखने का, और पिछली बार जो सेशन चल रहा था तो उसमें केंद्र सरकार ने 3,000 करोड़ बजट शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट था उसमें कटौती करने का काम किया। तो जाहिर है सर्व शिक्षा अभियान में जो केंद्र की सरकार जो खर्च कर रही थी और राज्य सरकार उसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए काम किया। अभी बिहार के अंदर जो है लगभग 7,000 कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके पास कोई भवन नहीं है। जब कोई भवन नहीं है तो सरकार ने एक फैसला किया कि उस स्कूल को डिमोलिश कर दिया जाए, या नहीं तो बगल के निकट के स्कूल में जो है मर्ज कर दिया जाए। तो मतलब क्या है, सरकार चाहती क्या है? सरकार चाहती है सभी बच्चों को शिक्षा मिले, ये नहीं चाहती है। और चाहेगी भी कैसे? क्योंकि भाजपा उनके साथ काम कर रही है और भाजपा अपने एजेंडे को लागू करने के लिए वो आगे बढ़ रही है। अगर बच्चे शिक्षित होंगे, नौजवान शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, तो उनके जो एजेंडे हैं, जिस एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, हिंदुत्व की एजेंडा,
मनुस्मृति की एजेंडा, उस एजेंडे को पढ़े लिखे बच्चे जब पढ़ लेंगे तो वो समझेंगे, और समझेंगे तो उस एजेंडे का प्रतिकार करेंगे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार भी जो आवंटन करती है उसको भी वो बजट जो आवंटित करती है खर्च नहीं कर पाती है। जब हम लोग मांग करते हैं या बिहार के नौजवान विद्यार्थी मांग करते हैं कि जो सरकार ने पहले फैसला किया था कि जो उचित शिक्षा देने के लिए, जब नवोदय विद्यालय प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी होते थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करते हुए उन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना किया था, उसके पीछे भी एक राज है। वो हम कहना चाहते हैं क्योंकि अपने देश के अंदर जो शिक्षा नीति, यहाँ अंग्रेज आए थे, मैकाले ने एक शिक्षा नीति बनाई थी, उन्हें कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत थी और उस हिसाब से उन्होंने बनाया। लेकिन राजीव गांधी जब इस देश में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस देश के अंदर जो है कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया, और कंप्यूटराइजेशन करने का, हर क्षेत्र में कंप्यूटराइजेशन करने का, और उसमें उन्होंने जो काम किया तो और उसको लागू करने के लिए उन्हें नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने बनाया। और उसमें उन्होंने क्या, पैरेलल एक तरफ गांव में जो है गरीब बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ेंगे, जिसके पास कोई बिल्डिंग उस समय नहीं होता था। जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग कहते थे कि गांव का जो सबसे गिरा हुआ स्कूल हो, भवन होगा, वो स्कूल होगा। और दूसरी तरफ उस समय उन्होंने कहा कि एक जिला में एक नवोदय एक विद्यालय होगा जिसका नाम नवोदय होगा, उसमें हर 15 बच्चे पर एक शिक्षक होंगे। तो 15 बच्चे पर एक शिक्षक होंगे तो जाहिर है कि उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे वो जो दूसरा कंपटीशन होगा तो उसमें वो पास करेंगे। लेकिन उसमें एडमिशन कितना होगा, 60 बच्चे, 40 बच्चे का एडमिशन होगा। तो 40 बच्चे को पढ़ाने के लिए, या 60 बच्चे दो उसका मतलब जोड़ दीजिए, तो उसको पढ़ाने के लिए उनकी समझ क्या थी? उनकी समझ थी कि कुछ लोगों की ज़रूरत है जो कंप्यूटर चलावे, या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उसकी हमें ज़रूरत होगी, या एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में हमें ज़रूरत होगी, तो उतने को हम पढ़ावें, बाकी को सिर्फ साक्षर बनावें। कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया। मैं आपको याद दिलाऊं कि उस समय बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की हुकूमत थी, और उसने कहा कि इसको हम बंगाल में लागू नहीं करेंगे। त्रिपुरा और केरला के अंदर भी वहाँ पर कम्युनिस्टों की सरकार थी। उन्होंने कहा कि एक शिक्षा नीति हमारे लिए होना चाहिए, अगर नवोदय हो तो एक नहीं बल्कि सभी स्कूल को नवोदय बना दो। ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने मांग किया। हालांकि बाद के दिनों में वो लागू अभी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की है हुकूमत, त्रिपुरा में अभी भाजपा की हुकूमत है, तो वो सब चीज़ वहाँ पर ये लागू हुआ है। इसीलिए हम आपके बीच हम इन चीज़ों को रखना चाहते हैं। ये प्राइमरी स्कूल के बारे में जो है, प्राइमरी स्कूल की स्थिति क्या है? प्राइमरी स्कूल में अगर आप जाइएगा तो वहाँ एमडीएम मिड डे मील जो प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है चलाया जाता है, तो उसमें शिक्षक जितना होना चाहिए जो सरकार ने तय किया, उसके आधार पर प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। कहीं पर इसको लागू नहीं किया गया है, कहीं नहीं लागू किया है। बिहार के किसी स्कूल में चले जाइए, और जो टीचर हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है कि मिड डे मील से जो बच्चे को पोषाहार दिया जाता है या उनके लिए खाने का जो इंतज़ाम किया जाता है, तो उनके लिए जो है खिचड़ी का जो है कितना चावल खर्च हुआ, कितना दाल खर्च हुआ, कितना क्या हुआ, उसके हिसाब किताब करने में शिक्षकों को लगाया जाता है। सिर्फ उसी में नहीं लगाया जाता है, बल्कि जब भी सेंसस होता है, जनगणना होता है या फिर और कोई काम होता है, तो उसमें स्कूल के शिक्षकों को लगाया जाता है। जब स्कूल के शिक्षकों को उसमें लगाया जाएगा तो बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी? और सेंसस होता है, जनगणना होता है, या किसी चीज़ का, कभी इंसान का जनगणना, कभी पशु का जनगणना, कभी मतलब और भी चीज़ों का जनगणना, तो उसमें शिक्षक को ही लगाया जाता है। फिर इलेक्शन का जब आता है तो वो लगभग 1 महीना पार्लियामेंट का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो, शिक्षक का मतलब बच्चों का स्कूल बंद हो जाता है, सभी उसमें लगे रहते हैं।
तो प्राइमरी स्कूल की जो मतलब स्थिति है, शिक्षकों का अभाव, उनके पास जो जवाबदेही होती है बच्चों को पढ़ाने का, इसके साथ जो एडिशनल जवाबदेही जो होती है, उन कारणों से बच्चों को नहीं पढ़ा। जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है, तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि सरकार ने एक फ़ैसला लिया था, हमारे ख्याल से कि 10/11 में एक फ़ैसला लिया था कि कोई नियोजित शिक्षक, नियोजन शिक्षकों का नहीं होगा, बल्कि उसके जगह पर जो है सो परमानेंट शिक्षक होंगे, और वो परमानेंट शिक्षक जो है पूरे वेतनमान पर वो शिक्षा का काम करेंगे। लेकिन आज की तारीख तक जो है वो उसको लागू नहीं किया जा सका है। दूसरी बात इसी के साथ हम ये उठाना चाहते हैं कि आप एक ही स्कूल में जो शिक्षक हैं पुराने, तो उनको वेतन मिलता है वो लगभग 60,000, 70,000, 75,000, और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको मिलता है आज की तारीख में, जो ट्रेंड है उनको 27,700, 900 कुछ ऐसे मिलता है। शिक्षक आज की तारीख में जो है जो उनको वेतन मिलता है वो पर्याप्त नहीं है। हालांकि वो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने नीतिगत तौर पर यह फैसला स्वीकार किया था उनके आंदोलन के बाद कि हम उनके विचार करेंगे उनके सवालों पर। लेकिन जब हाई कोर्ट ने ये निर्णय किया, आश्चर्य तो तब होता है जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि समान काम समान वेतन के तहत इसको लीजिए, और शिक्षक को, सरकारी सेवक आप एक्सेप्ट कीजिए और उनको पूर्ण वेतनमान दीजिए। राज्य सरकार ने क्या किया, उस फैसले को लागू करने के बजाय शिक्षकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कई तरह का बहाना बना करके उन्होंने पेश किया और कहा कि ये इतना आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा जिससे बिहार की स्थिति चरमरा जाएगी। बिल्कुल ये बकवास चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ों पर आप खर्च कर सकते हैं। अगर आप लीजिए विज्ञापन पर सरकार कितनी खर्च करती है। अभी आप चले जाइए, पूरे बिहार के कलेक्ट्रेट को जितना रंग रोगन किया है, सरकारी बिल्डिंग को जिस तरीके से बनाया है, उस पर खर्च करने में इनकी आर्थिक स्थिति नहीं खराब होती है। बिहार के अंदर जो अभी MLAs, MLC, उनके जो सैलरी को इन्होंने बढ़ाया है, उसमें इनकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती है। लेकिन शिक्षक जो इस देश का निर्माण करता है, जो इस देश के भविष्य को तैयार करता है, उनके वेतन देने के लिए उनके सवाल पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट में शपथ लेकर के दायर करते हैं कि इससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। ये सरकार की मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। आपको हम थोड़ा ऊपर उसके बाद मैं बताना चाहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के ऊपर जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। बिहार में टोटल हाई स्कूल आज की तारीख में अब 9,000 हो गया है। पहले से 2281 था, उसको अपग्रेड करके बनाया 32,915, और फिर अभी जस्ट चूँकि विधानसभा चुनाव सामने है, तो वोट के लिए नीतीश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हर समय सिर्फ वोट के लिए वो काम करते हैं। अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन अभी 3,000 स्कूल को रातों रात उन्होंने अपग्रेड कर दिया, और कोई बिना किसी योजना का उस 3,000 स्कूल के पास न बिल्डिंग है, ना उस 3,000 स्कूल के लिए इनके पास शिक्षक हैं। बिना किसी योजना का उन्होंने ये किया, और जब किया तब फिर क्या है नतीजा है कि वहाँ शिक्षक कहाँ से आएंगे, तो मिडिल स्कूल के टीचर को डिप्यूटेशन वहाँ करेंगे, प्राइमरी स्कूल के टीचर को डिप्यूटेशन करेंगे। अब आप बताइए कि प्राइमरी स्कूल के टीचर के पास योग्यता हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का होता है क्या? प्राइमरी स्कूल के बच्चों, मिडिल स्कूल के टीचर के पास योग्यता, उसके पास ट्रेनिंग और दूसरी चीज़ें, वो सब चीज़ जो जरूरी है, वो क्या उन टीचर के, मिडिल स्कूल के शिक्षकों के पास होती है क्या? अभी उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया है कि जिला के DO जो होते हैं उनको दिया है कि आप प्राइमरी से और मिडिल से उसमें आप ला करके भरिए।
ये हालात जो है बिना कोई योजना का ये इस तरह से अपग्रेड करने से शिक्षा का सुधार नहीं होगा। निश्चित तौर पर हम हाई स्कूल हर पंचायत में हो, एक नहीं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से हो, हर बच्चों के नामांकन की गारंटी हो हायर एजुकेशन तक, ये खुलना चाहिए। लेकिन उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ जो पूरी योजना सरकार की होनी चाहिए, बिना इसको किए हुए उन्होंने किया। अभी इस टाइम में मैट्रिक का फॉर्म भरा रहा है, 16 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, और फॉर्म भरे हैं तो उनके 16 लाख बच्चे। हाई स्कूल में शिक्षक कितने हैं? हाई स्कूल में सिर्फ 40,000 शिक्षक हैं। 16 लाख में अगर आप 40,000 से भाग देते हैं तो आप पाएंगे कि 40 बच्चे पर एक शिक्षक है, यानी क्लास 10th के बच्चों 40 बच्चों पर एक शिक्षक हैं। उसके नीचे हाई स्कूल में आता है 9th और 8th। अगर तीनों को आप जोड़ दीजिए तो 50 लाख बच्चे हाई स्कूल में हैं, और 50 लाख बच्चे को पढ़ाने के लिए सिर्फ 40,000 शिक्षक हैं। मतलब क्या है? मतलब है कि हर एक शिक्षक पर कम से कम 125 बच्चे हैं, या 125 बच्चे पर एक शिक्षक हैं। तो राइट टू एजुकेशन में लिया था कि 60 बच्चे पर एक टीचर होना है हाई स्कूल के लिए, और कॉलेज प्राथमिक विद्यालय के लिए 30 पर एक होना है। तो जब इस राइट टू एजुकेशन में जो आपने तय किया, जो सरकार ने तय किया, उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह का शिक्षा आप दे पाएंगे? ये मतलब समझने की ज़रूरत है। आपसे हम मैट्रिक के बारे में जो चर्चा की है कि मैट्रिक का बोर्ड का एक अभी फॉर्म भरा जा रहा है, बहुत इंटरेस्टेड बात है। ये बिहार की जनता को समझने की ज़रूरत है। अभी इस टाइम में फॉर्म भरा जा रहा है बोर्ड के लिए। एग्ज़ाम कब होगा? नवंबर में। फॉर्म अभी भरा रहा है। फॉर्म भरने का मतलब उनको एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम उसको देना, तो फिर टेस्ट एग्ज़ाम लेने का क्या मतलब है? मुझे एक कहावत याद आती है, देहात में एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। मतलब फॉर्म पहले भरा रहा है और उसके बाद टेस्ट एग्ज़ाम होगा, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक प्रोपेगेंडा मात्र रह जाएगा। बिहार सरकार ने सितंबर 2019 में जब संसद के अंदर सांसद ने सवाल पूछा था कि बिहार के अंदर हाई स्कूल्स के अंदर कितने पद रिक्त हैं, तो बिहार सरकार ने जवाब दिया था कि 33,916 पद रिक्त हैं, जिसमें 32,916 शिक्षक और 1,000 जो है कंप्यूटर शिक्षक का जो है पद रिक्त हैं। 8 जून को 2020 को बिहार सरकार ने कहा 94,000 शिक्षकों की हम बहाली करेंगे। उसमें 0 से लेकर के आपको क्लास 8 तक आता है, उसमें बहाली की बात किया। अभी बहाली किया नहीं है उन्होंने। हाई स्कूल अभी जो उसकी स्थिति है ये है। और उसके बाद अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी सरकार ने एक फ़ैसला लिया है, और वो फ़ैसला लिया है कि हाई स्कूल जो है उसमें 10 विषय की पढ़ाई होती है। एग्ज़ाम तो सिर्फ 5-6 की होती है, लेकिन पढ़ाई होती है हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, संगीत, फिजिकल और गृह विज्ञान, ये सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। लेकिन सरकार ने फैसला किया कि एक स्कूल में सिर्फ 6 शिक्षक होंगे, यानी 4 सब्जेक्ट जो है उसी 6 शिक्षक को पढ़ाने की बात करेगी। एक तरफ सरकार लेती है कि हर मतलब कम से कम बच्चों पर हम शिक्षक मुहैया करेंगे, और बिहार की सरकार जो फैसला लेती है वो 6 शिक्षक रहेंगे। हम आगे कुछ डाटा देंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि कैसे सरकार अपने ही फैसले के खिलाफ में काम करती है। अभी +2 को 2 जगह +2 की पढ़ाई होती है। एक तो यूनिवर्सिटी ने जिस कॉलेज को खोला वहाँ पढ़ाई होती है, और दूसरा हाई स्कूल को अपग्रेड किया है, उसमें +2 को जोड़ा है। वहाँ शिक्षकों की क्या हालत है? अब वहाँ पढ़ाई होती है, साइंस फैकल्टी है, आर्ट फैकल्टी है, कॉमर्स की फैकल्टी है। शिक्षक कितने हैं? नदारद हैं। किसी एक ज़िला का नाम मैं चैलेंज करके मतलब कह रहा हूँ कि राज्य सत्ता से
कि आप एक ज़िला का नाम बताइए जिस ज़िला में इंटरमीडिएट के बच्चों को यानी +2 के बच्चों को हर सब्जेक्ट में शिक्षक आप उपलब्ध करा दिए। ऐसा कोई नहीं हो सकता है, बता नहीं सकते। समस्तीपुर ज़िले का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि वहाँ पर +2 की जो पढ़ाई होती है उसमें पूरे ज़िला में फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक भी टीचर नहीं है। किस तरह का शिक्षा दे रहे हैं? टीचर एक भी नहीं है। एग्जामिनेशन ले रहे हैं, बच्चे पास कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कैसी शिक्षा देना चाहते हैं? मतलब ये चाहते हैं कि स्कूल जो है, सरकारी शिक्षण संस्थान जो है, वहाँ बच्चे छोड़ करके यदि सामर्थ्य जिनके पास है तो आप प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएं। ये सरकार की समझ है। हम कुछ स्कूल के बारे में आपको डाटा मतलब देना चाहते हैं। मैं एक स्कूल से मतलब इसी लाइव के लिए मैं जानकारी लिया। घाना सिंह कुशवाहा बालिका उच्च विद्यालय सिंघिया। वहाँ छात्राएं जो हैं वो 1050 टीचर के पोस्ट कितने हैं? सेंक्शन पोस्ट हैं 10। बाकी जो RTI राइट टू एजुकेशन के तहत मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ हिंदी और संस्कृत के एक भी शिक्षक नहीं हैं। क्या नीतीश जी जवाब देंगे? उस स्कूल की बच्चियाँ हिंदी कहाँ पढ़ेगी, संस्कृत कहाँ पढ़ेगी? उसका कोई जवाब है क्या? ठीक उसी तरीके से शाख मोहन हाई स्कूल है विभूतिपुर में, 10 पद है, 8 शिक्षक हैं, विज्ञान में एक भी शिक्षक नहीं है, अंग्रेजी के एक भी शिक्षक नहीं है। बसौना एक उत्क्रमित हाई स्कूल है, उत्क्रमित विद्यालय जो मध्य विद्यालय था उत्क्रमित करके हाई स्कूल बनाया और उसको बनाया 14 और 15 में। 14 और 15 यानी अभी हम लोग 20 में बैठे हुए हैं। 5 साल पहले जिस स्कूल को बनाया उस स्कूल में नोट ए सिंगल कोई एक हाई स्कूल के टीचर उनकी बहाली उस स्कूल में नहीं है। बच्चे का एडमिशन होता है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, बच्चे पास करते हैं। इस समझने के लिए कि बिहार सरकार का शिक्षा के प्रति नज़रिया क्या है और वो कैसी शिक्षा देना चाहते हैं। अपग्रेड जो ये करते हैं, जिसके बारे में मैं पहले चर्चा किया कि बिना कोई योजना बनाए हुए अपग्रेड करते हैं। रोसड़ा के एक महती स्कूल है, उस स्कूल में रोसड़ा मंडल के उसको अपग्रेड किया और अपग्रेड किया सिर्फ 2 कट्ठा 13 धूर जमीन है। 400 बच्चे आज की तारीख में हैं। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्लासरूम उनके पास नहीं है, फील्ड में बैठते हैं, सड़क के किनारे बैठते हैं। बच्चे ये खड़े रहते हैं कि एक क्लास ओवर होगा, वो बाहर निकलेंगे तो दूसरे की एंट्री होगी और तब फिर वो पढ़ेंगे। यानी भर दिन बच्चे खड़ा होकर के वहाँ रहते हैं, बैठ करके रहते हैं। कभी 1-8 घंटे की पढ़ाई उसको पढ़ने का मौका मिलता है। नरहन हाई स्कूल है, वहाँ 2200 स्टूडेंट हैं। वहाँ चाहिए 44 शिक्षक, लेकिन अभी कितने हैं? 23 शिक्षक, यानी आधे शिक्षक वहाँ हैं। मनारेटोल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। वहाँ अंग्रेजी और संस्कृत के कोई शिक्षक नहीं है, लेकिन वहाँ बच्चे जो हैं उनको मार्क्स जो आया 95% है अंग्रेजी में और संस्कृत में 92% एक बच्चे को मार्क्स आया है। क्या मैं सवाल कर सकता हूँ बिहार के नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से और सुशील कुमार मोदी जी से, मैं इस लाइव के माध्यम से, कि उन बच्चों ने कैसे इतना मार्क्स लाया? जब आपके पास एक भी शिक्षक नहीं है, आपने वहाँ शिक्षक दिया नहीं संस्कृत और अंग्रेजी में, तो कैसे आया? या तो वो बच्चे बाहर जा कर के पैसे खर्च करके पढ़ाई करके, या नहीं तो आप जो एवल्यूशन करवाते हैं, जिसके दावे आप ठोकते हैं, उसमें गड़बड़ी आपकी होती है। ये इसके लिए उदाहरण, सबसे सटीक उदाहरण जो है ये होगा। कॉलेज शिक्षा के बारे में हम चर्चा आपसे करें। हायर एजुकेशन के बारे में सरकार की नीतियों की वजह से मेरे ख्याल से जो बच्चे पहला क्लास में एडमिशन लेता है उसका 100 में 10 बच्चे भी कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं।
पहुँचेंगे कैसे? सीट नहीं है। बराबर बच्चे भी देखते हैं, सरकार बच्चे एडमिशन के नामांकन के लिए वो संघर्ष करते हैं। हम लोग जब स्टूडेंट थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी समस्तीपुर में, समस्तीपुर कॉलेज में शहीद लाल बहादुर राय के नेतृत्व में। उनका एक नारा था, उनका डिमांड था SFI का कि जितने इच्छुक छात्र हैं उनके नामांकन की गारंटी हो। ये सवाल क्यों उठाया? इसीलिए कि जितने सीट थे उस हिसाब से बच्चे जितने थे उस हिसाब से सीट नहीं थे, बच्चे लौट जाते थे। तो SFI ने फैसला किया, मैं सलाम करता हूँ SFI को, कि उन्होंने उस समय में ये फैसला किया कि कोई भी विद्यार्थी जो एडमिशन लेना चाहता है उसका एडमिशन हम लेंगे, करवाएंगे, सरकार को लेना पड़ेगा। आंदोलन हुई, बड़ी लड़ाई हुई, उसमें हमारे प्रिय साथी थे उस समय के शहीद लाल बहादुर राय, उनकी शहादत देनी पड़ी। लेकिन उसका एक नतीजा हुआ कि 25% सीट पूरे बिहार के अंदर जो है, मिथिला यूनिवर्सिटी में तो बढ़ ही गया था, वो लड़ाई पूरे बिहार में छिड़ी और वो हो गया, बढ़ गया था। जून 19 में पटना यूनिवर्सिटी के अंदर के हम चर्चा करना चाहते हैं। पहले तो पूरे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर सरकार बताई थी कि हम 8000 पूरे बिहार में 8000 प्रोफेसर को हम नियुक्त करना चाहते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन उसके अगेंस्ट में उन्होंने सिर्फ 3000 टीचर की नियुक्ति किया था। और उससे पहले कब यहाँ बिहार में नियुक्ति हुई थी? बिहार में उससे पहले 1977, 1978 यानी 77-78 के दौर में शिक्षकों की नियुक्ति हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले जो वो 3000 की नियुक्ति हुई है। पटना विश्वविद्यालय में जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से जो यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट है, वो सैंक्शन पोस्ट है 898, जिसमें 69 मतलब 69 प्रोफेसर के हैं, 184 जो है एसोसिएट प्रोफेसर के, बाकी लेक्चरर के पोस्ट हैं। लेकिन अभी पटना यूनिवर्सिटी बिहार में जो है, पटना राजधानी हमारा है और पटना यूनिवर्सिटी सबसे बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री के एकदम नाक के सामने वो यूनिवर्सिटी है। और वहाँ टीचर कितने हैं? इस टाइम सिर्फ 300 लेक्चरर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सब लेकर के यहाँ है, यानी 1/3 लगभग 900 सृजित पद हैं, पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन उसके जगह पर 300 जो है यहाँ। पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के प्रोफेसर रणधीर जी हैं, उनके हिसाब से फिलहाल प्रोफेसर की नियुक्ति की घोषणा जितने पद पर किया गया है, अगर सरकार उस पर बहाली कर देती है तो भी आधा सीट फिर भी खाली रह जाएगा। ये सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी के बारे में हम आपको कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम और कुछ कॉलेज के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी का एक LKVD कॉलेज ताजपुर है, वहाँ पोस्ट सैंक्शन है 26, टीचर कितने हैं? 12। 3 फैकल्टी ऐसे हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, जहाँ एक भी टीचर नहीं है। लेकिन ये भूल मत कीजिएगा कि एक भी टीचर नहीं है तो उस सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं होती है, सो बातें नहीं, एडमिशन होती है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, बच्चे पास भी करते हैं। इसी तरह RV कॉलेज है दलसिंह सराय में, वहाँ सैंक्शन पोस्ट है 40 और उसके अगेंस्ट में अभी कितने? 60। जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, उर्दू, इकोनॉमिक्स, एक भी शिक्षक नहीं है, यानी 5 फैकल्टी ऐसा है जिसमें एक भी टीचर नहीं है। DB केन कॉलेज नरन है, जहाँ पोस्ट सैंक्शन है 32 और उसके अगेंस्ट में टीचर कितने? सिर्फ 3 शिक्षक हैं। अभी 6 अतिथि शिक्षक को जो है वहाँ पर स्थानीय स्तर पर प्रिंसिपल ने बहाल किया है, लेकिन उसके बाद वहाँ कई फैकल्टी है। साइंस की पढ़ाई होती है, आर्ट की पढ़ाई होती है, कॉमर्स की पढ़ाई होती है,
और टीचर 3 हैं। 3 साइंस, आर्ट, कॉमर्स। अगर आप एक पर जोड़ दीजिए, साइंस पर 1 पड़ेगा, कॉमर्स पर 1 पड़ेगा और फिर आर्ट पर 1 पड़ेगा। सब मिला करके वहाँ 20-21 फैकल्टी है और उसकी ये स्थिति है। समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर, जहाँ शहीद लाल बहादुर राय की शहादत की मैं चर्चा किया था, वहाँ सैंक्शन पोस्ट है 96। टीचर कितने हैं वहाँ? सिर्फ 21। अंग्रेजी में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कोई टीचर नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर मिथिला यूनिवर्सिटी का 1, 2, 3 कॉलेज में आता है। 5000 से कम बच्चे उस कॉलेज में नहीं पढ़ते। वहाँ पीजी की पढ़ाई होती है, लगभग मॉडर्न लेस सभी सब्जेक्ट में पीजी की पढ़ाई होती है और टीचर जो है 21 हैं। कैसे होगा? आपको हम एक चर्चा करना चाहते हैं। और यूजीसी ने बिहार सरकार को अभी तक 5 पत्र लिख करके कहा कि आप अविलंब रिक्त पद पर बहाली करो, और अगर नहीं करोगे बहाली तो उसने लिखा कि हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं, यानी यूजीसी ग्रांट जो पे करती है उसमें कटौती कर सकती है, अपने हिस्से को कम कर सकती है, और कहा कि इसको गंभीरता से लें। 5 बार अभी तक पत्र यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लिखा, लेकिन नीतीश जी के कान पर जो तक अभी तक नहीं रेंगा है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि 4 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पदों पर बहाली नहीं हुआ, इसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। मतलब हायर एजुकेशन जो आपको कॉलेज की शिक्षा जो है उसके बारे में सरकार की ये नज़रिया है। दरअसल इसको बाद में इसके बाद हम आगे और थोड़ा बढ़ना चाहते हैं कि पूरे देश में कॉलेज के बाद आप आइए, टेक्निकल की स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि नव उदारवादी नीतियों को जब सरकार ने, देश ने लागू किया और उस पर चलते हुए हमारा राज्य भी बढ़ा, तो टेक्निकल क्षेत्र में वैकेंसियाँ कम हो गई और नतीजा हुआ कि उसमें जो बच्चे एडमिशन कराने के लिए जाते थे, तो पूरे देश का एक आंकड़ा है कि 40% इंजीनियरिंग कॉलेज जो मतलब एफिलिएटेड थे, एफिलिएशन लिए हुए था, उन्होंने गवर्नमेंट को लिख के दिया कि हमारे एफिलिएशन को आप रद्द कर सकते हैं, बच्चे इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। मेडिकल का पूरे देश के अंदर 370 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 49,000 जो है ना 84 सीट है, 49,084 सीट है, और आधे सीट जो है वो प्राइवेट कैपिटेशन डोनेशन फ़ी के आधार पर भरता है। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर जो हमारे पास में 9 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें राज्य का कोटा जो है 991 है और केंद्र का कोटा और अदर कोटा जो है 177 है। इसके अलावा भी बिहार में कुछ कॉलेज है, किशनगंज मेडिकल कॉलेज, कटिहार मेडिकल कॉलेज, कुछ और भी मेडिकल कॉलेज जिसका एफिलिएशन सरकार ने, यूनिवर्सिटी ने दे रखा है। जो इस 9 के अलावा कॉलेज हैं, तो उसमें और फिर पूरे देश में यानी 49,084 जो है, उसमें 24,000 जो भरे जाते हैं वो प्राइवेट के आधार पर बच्चों को एडमिशन का दाखिला मिलता है, उसको डोनेशन कैपिटेशन फ़ी लगता है। और वो कितना लगता है? वो लगता है लगभग 50 लाख। फ़ी कितना लगता है? बिहार का आंकड़ा है। प्राइवेट प्रतिमा जो सरकारी गवर्नमेंट का जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें बच्चों को फीस लगता है 11,500 रुपये प्रति वर्ष। प्राइवेट वालों से कितना वसूली होता है? 7 से लेकर के 9 लाख प्रति वर्ष। मतलब क्या है? अगर 49,000 सीट कंप्लीट सरकार अपने हाथ में रखती और मेधा के आधार पर उन सीटों को भरने की बात करती, तो निश्चित तौर पर जो गरीब के बच्चे हैं, जो 1-2 अंक से छूट जाते होंगे, जो पढ़ना चाहते थे,
मेडिकल इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते थे उनको ये अवसर मिलता। अब 7 से 9 लाख प्रतिवर्ष कौन खर्च कर सकता है? मैं एक गांव का अगर सर्वे कर लूँ तो एक गांव में 1 से 2 लोग होंगे, 3 नहीं हो सकता है। पूरे जिला में 10-15 लोग हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकता। और वो हो सकते हैं बड़े पैसे वाले। धनी किसान की औकात नहीं है कि अपने बच्चों को डोनेशन कैपिटेशन फी दे करके वो मेडिकल की शिक्षा के क्षेत्र में वो भेजे। ये मोटा मोटी जो है ये एजुकेशन के बारे में। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? शिक्षा बच्चों की चेतना के स्तर को ऊंचा करने के लिए, बढ़ाने के लिए होता है। आज केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो है शिक्षा का, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि व्यवसायीकरण कर रही है, शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर रही है। बेहिचक मैं ये बात कह रहा हूं। मैं अभी डोनेशन कैपिटेशन फी की जो बात किया, ये शिक्षा का निजीकरण का एक हिस्सा है। और शिक्षा का निजीकरण का हिस्सा आप देख लीजिए, आप सुनते होंगे कि कॉलेज में गेस्ट टीचर की बहाली हो रही है, हाई स्कूल में भी गेस्ट टीचर की बहाली हो रही है। मतलब सरकार अब टीचर की बहाली करने से हाथ पीछे खींच रही है। जो देश की आज़ादी के बाद 5 जो मौलिक अधिकार मिला था, उसमें जो शिक्षा का पाने का अधिकार जो था, पूरी तौर पर सरकार इससे अपने हाथ को खींच रही है। केंद्र की सरकार जब से भाजपा की सरकार आई है, वो इस देश में अपने नीतियों को लागू करने के लिए, देश में मनुस्मृति को लागू करने के लिए वो आगे बढ़ रही है। और उसके लिए लाजमी है कि जितना अनपढ़ होगा उतनी आसानी से वो अपने नीतियों को लागू कर पाएंगे। और इसीलिए शिक्षा को महंगा बना रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, शिक्षा का सांप्रदायिकरण। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, सिलेबस से पिछले दिनों उन्होंने भगत सिंह की जीवनी को हटाया था। कई देश की आज़ादी की लड़ाई में जो कुर्बानी देने वाले थे, उनकी जीवनी को सिलेबस से हटाया। सिलेबस में डाला किन की जीवनी को? वीर सावरकर की जीवनी को, जिसे वो वीर कहते हैं। वो कम से कम 8 बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगा था, दया की भीख मांगा था कि हमें आप जेल से लिख करके दिया था कि अगर हमें आप मुक्त कर देते हैं तो हम आपके खिलाफ लड़ेंगे नहीं, बल्कि हम आपके रहमो करम पर आप जो कहेंगे वो करूँगा। उनकी जीवनी इस देश के सिलेबस में डालने का मतलब क्या था? कि सावरकर आरएसएस के थे हार्डकोर, और सावरकर जो इस देश में हिंदुत्व राज्य की स्थापना वो करना चाहते थे, हिंदू राज्य की स्थापना। और फिर सावरकर ही नहीं, गोलवलकर, हेडगेवार, इन सारे लोगों की जीवनी को वो सिलेबस में डालने का काम किया है। अभी जो है ना, एक नई शिक्षा नीति नेप, उसका ऐलान केंद्र की सरकार ने किया है। मोटे तौर पर उसमें क्या है? मोटे तौर पर उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार खर्च कर रही थी, उसको अब उससे अपने हाथ को खींच रही है। और इसकी शुरुआत वैसे पहले ही कर दिया था। हम आपको बता दें कि बजट का, केंद्रीय बजट का केंद्र सरकार जो खर्च करती थी वो कितना करती थी? 3%। कोठारी आयोग ने कहा कि नहीं, उसने अनुशंसा किया 6% करो। और पिछले दिनों जो है अभी पार्लियामेंट में उन्होंने लिया कि 3000 करोड़ रुपया जो है वो हम शिक्षा के क्षेत्र में कटौती किया है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए वो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो लाए हैं, उसका मेन कंटेंट है कि शिक्षा को पूरी तौर पर जो मूल अधिकार था, उस अधिकार को छीनने का उसका जो है वो एक फैसला है। उसमें उन्होंने कहा कि 2032-38 तक सभी स्कूल कॉलेज वो सरकारी जो है वो ख़त्म किया जाएगा। अभी सरकार ने फैसला किया कोई नए स्कूल नहीं खोले जाएंगे, नया बिल्डिंग नहीं बनेगा। आश्चर्य है, कोई बहाली नहीं होगी। तो ये आपको मतलब स्थिति है। एजुकेशन के बारे में हमारा जो मूल रूप से जो समझ था,
आज लाइव के माध्यम से हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि एजुकेशन अगर समाप्त हो जाएगा बिहार में तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा। शासक वर्ग चाहती है कि देश के अंदर जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं वो पढ़े नहीं, ताकि वो जो कुछ कर रहे हैं उनको वो उस बात को समझे नहीं। आपको एक उदाहरण के तौर पर हम बता दें, कभी कोरोना में जो कुछ सरकार को तैयारी करना था उसने किया नहीं। अपनी जवाबदेही से लोगों को भ्रमित करने के लिए, दिशाविहीन करने के लिए उसने क्या कहा, तबलीगी जमात से जो है ये बीमारी आई है। क्वारंटाइन सेंटर नहीं खोले, मेडिकल कोई व्यवस्था नहीं किया, हॉस्पिटल का कुछ नहीं किया, कोई तैयारी नहीं किया। उसके जगह पर क्या किया, उसने कहा थाली बजाओ और कोरोना भाग जाएगा। उसने कहा मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो साइंस भी पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तब वो मोदी जी जब कहेंगे थाली बजाओ तो देश की जनता थाली नहीं बजाएगी। देश के बच्चे जो हैं वो मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, बल्कि वो काउंटर करेगा और वो कहेगा कि नहीं मोदी जी आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें कोरोना से लड़ने के लिए विज्ञान के रास्ते पर चलना पड़ेगा, मेडिकल साइंस के रास्ते पर चलना पड़ेगा, मेडिकल सिचुएशन को मजबूत करना पड़ेगा, जिस रास्ते पर चल करके क्यूबा ने जो है पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। और एक हमें नीतीश की हुकूमत बनी और नीतीश जी की, और उसके बाद दिल्ली में जब मोदी जी की हुकूमत बनी तो उन्होंने पहला ऐलान किया कि बिहार के एक भी इंसान रोजगार के तलाश में बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने लगभग 450 सभा में उन्होंने कहा कि जो लोग जहाँ हैं उनके लिए रोजगार का सृजन वहीं किया जाएगा। हकीकत क्या है, वो दावे करते रहे, उन्होंने ऐलान किया और फिर दावा भी किया कि ये पूरा काम होगा, लेकिन हुआ क्या, जब बिहार से ट्रेन जाती थी तो उस ट्रेन में रिजर्वेशन का तो छोड़िए, जनरल बॉगी में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। चूंकि बिहार के अंदर जो बिहार कृषि पर जो आधारित है, बिहार की पूरी जिंदगी एक तरीके से कृषि पर आधारित है, और कृषि के क्षेत्र में जो यहाँ गिरावट हुई, कृषि की जो अनदेखी किया राज्य सरकार ने, उसका नतीजा हुआ कि कृषि घाटे का सौदा धीरे धीरे बन गया, वैसे पूरे देश में बना। और उसके बाद उस पर जो जिंदगी गुजर बसर करते थे जितने लोगों का, किसान और फिर मजदूरों का, तो उसमें जो काम का जो होता था, सृजन जो होता था, वो बंद हो गया। और तब वो पलायन करना शुरू किया, और जब पलायन करना शुरू किया तो देश में हमको लगता है यूपीए की पहली जो सरकार बनी थी, लेफ्ट पार्टी ने काफ़ी संघर्ष किया था रोड पर, सड़क पर, और संघर्ष करके ये 3, 4, 5 कानून बनवाए थे। उसमें एक कानून था मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार योजना। उसमें प्रोविज़न किया गया था कि जो काम चाहेंगे उन्हें काम दिया जाएगा, और 100 दिन काम की गारंटी उस समय किया था। बिहार में क्या 100 दिन काम की गारंटी को लागू किया गया? पहले छोड़ दीजिए, अगर आज की तारीख में देखा जाए तो बिहार में सिर्फ 34 दिन सृजन जो है, दिवस जो है, कार्य दिवस जो है, सरकार ने इसको कर पाई है। मतलब क्या है? और फिर केंद्र की सरकार क्या कर रही है? केंद्र की सरकार ने मनरेगा पर जो पहले खर्च कर रही थी उसमें कटौती किया था, और कहा कि इस पर हम ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं है। बिहार में मनरेगा पर जो खर्च किया उसमें भारी लूट, इसमें जो लोगों को काम देना था, काम के बदले में इसको लूट योजना में तब्दील कर दिया गया। योजना बेशक कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष के बाद पार्लियामेंट में पास हुआ, उसका सिर्फ एक मकसद था कि मजदूर को मजदूरी देने के लिए वो योजना चलाई जाएगी। लेकिन बाद में क्या किया अमेंडमेंट? पहले था कि सिर्फ मजदूरी, बाद में दिया कि उसमें जो संसाधन लगेंगे, पहले रोड मिट्टी के काम से जोड़ा था, बाद में उसको सड़क से जोड़ दिया, उसके बाद बिल्डिंग से जोड़ दिया। तो मनरेगा मजदूरों के काम के लिए था, लेकिन अब मनरेगा के पैसे से ईंट खरीदा जाता है, सीमेंट खरीदा जाता है, बिल्डिंग बनाने के जो दूसरे मटेरियल होता है वो खरीदा जाता है। तो
एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि सरकार जो है वो मतलब पूरा नहीं कर रही, हाथ खींच रही है। दूसरी चीज़ हम आपको कहना चाहते हैं कि मनरेगा की ये स्थिति है सिर्फ 34 दिन बिहार में, लेकिन आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा रोज़गार बिहार के अंदर नौजवानों को, विद्यार्थियों को कहाँ मिलती थी? तो बिहार कर्मचारी जो बिहार चयन कर्मचारी आयोग वो एक एग्ज़ाम होता था, उससे पास करते थे और वो पास करते थे और पास होने के बाद जो है तब बिहार के बच्चों को जो है वो उसमें नौकरी मिलती थी। और उसकी संख्या कितनी? जब बिहार झारखंड एक साथ था तो 6 लाख बिहार में कर्मचारियों की संख्या थी, और बिहार से जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो उसकी संख्या 4 लाख बिहार के हिस्से में आया, 2 लाख झारखंड के हिस्से में। 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था। अभी इस टाइम में, इस वक्त में जो है कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने पद पर काम कर रहे हैं? आपको सुन करके आश्चर्य होगा। अभी सिर्फ जो है 1.5 लाख कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं, और फिर 2,50,000 पद रिक्त हैं। ये सिर्फ कर्मचारी के बारे में मैं बता रहा हूँ। दूसरा, डॉक्टर का 11,373 पद हैं सृजित, और उसमें 75% पद जो है वो खाली है। 75% जो सीट खाली है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको कि मेडिकल साइंस के क्षेत्र में जो हायर एजुकेशन के बाद जो मतलब डॉक्टर बन सकते थे, तो उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है ये। उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर में जो है, सिर्फ जेई के बारे में हम एक डाटा आपको देना चाहते हैं। वो है कि 6,379 पद जो है बिहार के अंदर रिक्त है, जिसमें सिविल इंजीनियर का 5,815, मैकेनिकल इंजीनियर का जो है 4,432, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 132, कुल 6,379 पद रिक्त हैं। जब इतने पद रिक्त होंगे तो बिहार के नौजवान को नौकरी कैसे मिलेगी? दरअसल बिहार की सरकार का बिहार के युवाओं के बारे में कोई इसके पास न विज़न है, न इसके पास इच्छा शक्ति है। इसीलिए बिहार के अंदर अगर बिहार की दशा और दिशा को बदलना है तो सबसे पहले बिहार की शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करना होगा। बिहार की आर्थिक चीज़ों को भी अगर मजबूत करना है तो बिहार की कृषि को ठीक करना पड़ेगा, और उसके साथ जो है जो एम्प्लॉयमेंट जो खाली पद हैं उसको भरना पड़ेगा। ये और मोटा मोटी जो है मैं आज इस लाइव CPIM पेज के माध्यम से आपके बीच में मैं रखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर ज़रूर जो कॉलेज के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, जो नौजवान हैं रोज़गार के क्षेत्र में, उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। रोज़गार के बारे में 1-2 लाइन हम और चर्चा थोड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई बातें हैं। सवाल मेरा बिहार से है, वो ये है कि अभी इस लॉकडाउन में पूरी तौर पर पॉलिटिकल पार्टी को राज्य सत्ता ने कहा कि अब कोई राजनीतिक काम नहीं कीजिए, लेकिन एक से एक काम जो रोजगार के अवसर जो थे, रेल का सबसे बड़ा, जिसमें कभी 18 लाख मजदूर काम करता था, आज सिर्फ 11 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। और अभी पीयूष गोयल जो है उसके रेल मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि बिहार अब रेल का पूरी तौर पर हम निगमीकरण करेंगे, निजीकरण करेंगे। बिहार में 164 ट्रेन, पूरे देश में 164 ट्रेन, और बिहार को भी कहा है कि 4 ट्रेन हम चलाएंगे। अगर बिहार के 4 ट्रेन को चलाने में पीयूष गोयल जी सफल हो गए तो जो 11 लाख लोगों को रोजगार देता है रेल, वो नौजवानों के रोजगार के अवसर, बिहार का भी एक बड़ा हिस्सा वो होता है, तो वो समाप्त हो जाएगा। और सिर्फ रेल ही नहीं, बल्कि अभी कल जो है परसों त्रिवेंद्रम सहित 3 हवाई अड्डे का जो है उसने निजीकरण किया। बाकी भी 3 का ज़्यादा ऊंची बोली लगाया है अडानी साहब। तो
वो सब निजीकरण, एक एक चीज़ों को निजीकरण करते जा रहा है। और निजीकरण करने का मतलब है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, और उस केंद्र के निजीकरण के फैसले को राज्य सरकार आगे बढ़ कर के लागू कर रही है। मेरा मतलब गुजारिश है, उन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करें, और संघर्ष की जहाँ पर भी कोई आवाज़ उठे उसके साथ आप आवाज़ बुलंद कीजिए, और शिक्षा को बचाने के लिए, रोज़गार के लिए आप अपनी आवाज़ उठाइए। इनकलाब जिंदाबाद।